जब आपके पास नंबर ऑफ एसिड्स आ जाए, बात गौर से सुननी है, नंबर ऑफ एसिड्स आ जाए तो दो तरीके हैं इसको प्रेजेंट करने के। एसिड वाइज प्रेजेंट कर दो, एक एसिड पकड़ो उसकी एंट्रीज बना दो, फिर दूसरा एसिड पकड़ो उसकी एंट्रीज बना दो, तीसरा एसिड पकड़ो, ये भी अलाउ है प्रेजेंटेशन। या डेट वाइज कर लो, जो पहली डेट को हुआ फिर डेट के हिसाब से चलते जाओ। अगर तो एक ही नेचर के एसिड्स हैं, सारे मशीनें हैं, सारे व्हीकल हैं, फिर तो डेट वाइज, फिर दूसरी ऑप्शन नहीं है कोई कि व्हीकल 1 को पहले कर दो फिर व्हीकल 2 को व्हीकल 3 को, नहीं। एक ही तरह के एसिड हैं, फिर आपने डेट वाइज करना है। सारे व्हीकल हैं, सारी मशीनें हैं, सारे ट्रक हैं, सारा फर्नीचर है। अगर तो डिफरेंट नेचर ऑफ एसिड्स हैं, उसकी प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। जर्नल एंट्रीज में भी आप एक एसिड की हेडिंग दे दें बिल्डिंग की, बिल्डिंग की सारी एंट्रीज पास कर दें। फिर आप प्लांट की हेडिंग दे दें, प्लांट की सारी एंट्रीज पास कर दें। डेट वाइज जरूरी या फिर डेट वाइज कर दें, दोनों में से एक तरीका पक्का करना है। ये नहीं कि आधी डेट वाइज आधा एसिड वाइज, ऐसा नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसई इज द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, द समरी ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन मेथड। बिल्डिंग का 4%, प्लांट का 20%, मशीन का 10%, इक्विपमेंट, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग और फिर ट्रक का। सबसे पहले बारी बारी सवाल करते हैं। हम सबसे पहले पकड़ने लगे बिल्डिंग को, तो पेपर में हम क्या करेंगे, ऊपर तो लिख देंगे एसई, यहां पर डेट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, वरना डेट साथ लिख सकते हो। डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। और अगर आपने रुपीस इन मिलियन में तो यहां लिख दें, या ऊपर रुपीस इन मिलियन लिख दें, तो मेरे ख्याल में मिलियन में ही की बना, ये टोटल अमाउंट में है, तो हम रुपीस इन 1000 कर लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब अगर आपने एसिड वाइज करने हैं ना, तो सबसे पहले एक एसिड की आप हेडिंग देना। अब इसकी एंट्री पास कर, हाँ जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एसई कमेंस कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन टू इट्स बिल्डिंग 1 April 2020 which completed on 1 July 2020 at a cost of rupees 1 million। आपने अपनी बिल्डिंग में एक्सटेंशन करवाई, कितना खर्चा आ गया, 1 मिलियन। कंप्लीट कब हुई एक्सटेंशन, 1 जुलाई 2020 को। बताओ ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा या नहीं। जब बिल्डिंग में एक्सटेंशन करवा रहे हो, तो जब बिल्डिंग ही एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये तो एक पूरे का पूरा एक्सटेंशन हो गई ना, तो एक नया कमरा बना रहे हो, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट कैपिटलाइज हो। जो सब्सिक्वेंटली काम करते हैं ना, या तो कैपिटलाइज करते हैं या एक्सपेंस आउट करते हैं। अगर एक्सपेंस आउट करेंगे तो एक्सपेंस टू कैश, और अगर कैपिटलाइज करना है तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो सबसे पहले इसमें कोई मसला नहीं, डेट आप इन दोनों में से जो मर्जी लिख लें। तो 1 जुलाई 2020 बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 1 मिलियन से। हमारी पहली एंट्री होगी। फिर उसके बाद द बिल्डिंग वाज ओरिजिनली परचेज्ड, बिल्डिंग को आपने ओरिजिनली कितने का खरीदा था, 10 मिलियन का। और कब खरीदा था, 1 जुलाई, ऑफ विच 40% वाज एट्रीब्यूटेबल टू लैंड एलिमेंट। ये जो लैंड एलिमेंट क्यों बताता है, ये नॉन डेप्रिशिएटेड एसेट होता है, तो कहीं हम डेप्रिशिएट ना कर लें। अब बिल्डिंग हमने खरीदी थी, एंट्री पास कर, एक्सटेंशन करवाई, अब एंट्री कौन सी रह गई, डेप्रिसिएशन की। तो 31 दिसंबर 2020 डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation
सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बारे में जो मैंने बातें लिखवाई है, किसी को याद है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैसे डील करते हैं? वन बाय वन। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जब होता है ना, अगर तो मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसको एडिशन ट्रीट करके सिंपल रेट अप्लाई। अगर है स्ट्रेट लाइन, उसको एडिशन मान के डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ। याद है ये बात? अगर इसको एडिशन ट्रीट करना है, एडिशन ट्रीट करके उसको डेप्रिशिएट कैसे करना है? रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ। और जो पुराना है वो एज इट इज डेप्रिशिएट होगा। आपके पास पड़ा हुआ है 10 मिलियन पहले का, जिसमें से 60% डेप्रिशिएट होना है। और किस रेट पे होना है? 10 मिलियन आपके पास पुरानी बिल्डिंग की वैल्यू पड़ी हुई है, जिसमें 40% लैंड है और 60% बिल्डिंग है। बिल्डिंग को तो डेप्रिशिएट करेंगे ना। इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 2,40,000। उसके बाद जो नया ऐड किया है 1 मिलियन, उसको कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। 4% रेट है तो लाइफ क्या होगी? 4% रेट हो तो 1/रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट से लाइफ और लाइफ से रेट इजीली फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो आप आए जरा पहले क्वेश्चन पे आए। आपने ये एसेट कब खरीदा था? 1 जुलाई 2015 को। आज जब नया एसेट आप एक्सटेंड कर रहे हो तब डेट है 1 जुलाई 2020। कितने साल गुजर चुके हैं? 1 जुलाई 2015 से जून 16, 17, 18, 19, 20, 5 साल गुजर चुके हैं। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 20 साल। तो आपने इसको 20 पे डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 25। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैसे डील करते हैं? बात ही खत्म हो गई। जिस तरह से डील करना है वैसे कर दो। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर था 1 मिलियन। रिमेनिंग लाइफ लेनी है 1 जुलाई से जुलाई 20 तक, टाइम माइनस कर दिया। 25 साल लाइफ थी। 6/12 क्यों किया? 1 जुलाई से तक दिसंबर तक का टाइम, तो कितना आ गया? 25,000। तो 265,000 हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, अब IAS 16 क्या इतनी दफा हमारे पास सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन एस्टिमेशन इतनी दफा आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो कितनी अमाउंट? 265,000। बिल्डिंग खत्म हो गई। अब इसके 4 नंबर थे, 5 नंबर थे, 3 नंबर थे, ओके हो गए। अब हम नेक्स्ट अगले कुछ बात पूछनी है तो पूछते रहे साहब। दिखानी है या समझानी भी है? जी क्या चीज? देखिए 5 साल के हमने रिमेनिंग लाइफ ली है, तो पिछले गुजरे हुए निकाले हैं। जो आने वाले 1 जुलाई को हमारे पास एसेट आया, 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने टाइम की डिडक्शन होगा? 6 महीनों की। वो जो गुजरे हुए हैं वो तो गुजरे हुए में काउंट किया है ना, डेप्रिशिएट थोड़ी किया है। ये तो आए मेरे पास अभी अभी ताजा ताजा। आगे बढ़े। चल, कोई बात पूछनी हो ना तो पूछा करें, ताकि साथ साथ हम डिस्कस करते जाए। उसके लिए आंख का खुलना जरूरी है। A plant met an unfortunate accident March 2020 and was declared full loss by insurance company
एक प्लांट हमारा 31 मार्च को एक्सीडेंट हुआ और इंश्योरेंस वाले ने कहा कि आप ये खत्म, द कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 8 मिलियन, बुक वैल्यू इज 3.6 मिलियन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इतने छोटे छोटे बारीकियों में आई कैप चला जाता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपना बेड़ा गर्क खुद करे। क्या कह रहा है? एक्सीडेंट कब हुआ है? मार्च के अंदर। कहता है 8 मिलियन का टोटल एसेट था, 3.6 मिलियन इस साल के शुरू में था। इसका मतलब है 3 महीने अभी डेप्रिशिएट होना है, 3 महीने तो अवेलेबल था ना। आगे देखते हैं, द इंश्योरेंस कंपनी 3.2 मिलियन इन फुल सेटलमेंट ऑफ 31st मई 2020। आपके सामने सॉल्यूशन है। अब देखिए पीआरसी का काम है ये कैफ का नहीं है। और अगर आप ये देख लें, आईटीए में सवाल आया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये कैफ का सवाल तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और लाशऊरी जिसे हम कह सकते हैं, जिससे हमारा सवाल खराब हो जाता है। आप मुझे यहां पर मैं साइड पे आता हूं, इसको साइड पे लेकर आते हैं। सवाल ये है, एक एसेट जिसकी कॉस्ट क्या थी 8 मिलियन, इस साल के शुरू में उसकी बुक वैल्यू क्या थी 36 लाख। ठीक है, कहता है ये एसेट डैमेज हो गया 31 मार्च को। इंश्योरेंस वालों ने कहा 32 लाख दे देंगे। ये टोटल सवाल है। इंश्योरेंस वालों ने 32 लाख दे दिए हैं, गौर से देखो तो 32 लाख दे दिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, काउंटिंग में कोई बंदा फेल नहीं हो सकता अगर वो ध्यान से पढ़े तो। इंश्योरेंस वालों ने 32 लाख दिया, कुछ भी ना हो कैश तो डेबिट कर दो। पैसे आपको मिले हैं किस दिन भला? 31 मई 20, डेट लिखो 31 मई 20, कैश डेबिट, इंश्योरेंस क्रेडिट, इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट, इंश्योरेंस रिसीवेबल क्रेडिट, कुछ भी लिख दो। ये वो बात है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आपका ऐसे डैमेज हुआ है, डिस्पोजल हुआ है। अब यहां पर देखो, पहले तो मैं 3 महीनों की डेप्रिसिएशन ले लूंगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एसेट साल के शुरू में डैमेज। क्या रेट है इसका? 20%। तो बुक वैल्यू पर 20% होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय, बताओ 3 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख। आप में से कोई बंदा बता सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल? 8 लाख माइनस 36 लाख प्लस 1,80,000। ये बात अगर नहीं पता तो पूछे, जरूर पूछे। 8 लाख और 36 लाख को जब माइनस करूंगा तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी साल के शुरू तक, और 3 महीने मजीद भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो ये नॉर्मल काम हम करते भी रहे हैं। तो मेरे पास कितना आ गया? 8 लाख माइनस 36 लाख, कितना आंसर आ गया? 4400 प्लस कर दूंगा 180 तो 4580। अब डिस्पोजल की कैंट्री बना दो। अब ये सारी वैल्यूज जितना जब एक एसेट हो तो बार बार हेडिंग नहीं देनी, ये डिफरेंट है इसलिए दे रहे हैं। डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट वारी से बात आपको समझ गई। ये गुजर गया 3 महीने। 3 महीने गुजरने के बाद ना आपको इंश्योरेंस 31 20 इंश्योरेंस रिसीवेबल accumulated depreciation not credit 8 मिलियन से। इंश्योरेंस कितनी क्लेम करनी है? accumulated depreciation कितनी है? जो डिफरेंस आएगा वो 200। यहां पर एक सवाल आप रेज कर सकते हैं, सर यहां पर आपने इंश्योरेंस रिसीवेबल क्यों लिखा? रिसीव हो रहा है मई के अंदर, तो मई के अंदर जाकर एक और एंट्री पास करूंगा।
अब अगर कोई बंदा कहता है, आप अपने सामने ही है, चेहरा आपका सामने है, पेपर आपके सामने, देखते जो 31 मई 20 कैश डेबिट क्रेडिट करा, क्या करूं? इंश्योरेंस रिसीवेबल, क्योंकि पहले वो रिसीवेबल थी, अब रिसीव होगी। ये सवाल भी कंप्लीट। अब आई क्या, कहता है सारी वर्किंग तो मैंने करके दी है, इसने सिर्फ एंट्री पास मत करनी है। और बात भी सच है, हमने सिर्फ 3 महीनों की डेप्शन फाइंड किया है। बाकी अगर चीजों का जिसको पता है उसके लिए तो ये 5 सेकंड का काम है। अगले सवाल पे चलते, ये इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। अपनी गलतियां भी देखते जाएं कि कहां पर आप लोग, एक तो आप लोगों को ना जल्दी बहुत होती है, पता है नहीं, घर में कोई अम्मा खीर बनाकर बैठी हैं, या क्या मसला है? किसकी? आप अगर दिसंबर में भी एंड लोगे ना तो वो गलत नहीं करेगा, बट डेप्रिसिएशन तो हमने यहाँ पर रिवर्स भी तो करनी है, तो ऐड होगी तो रिवर्स होगी ना, पहले इधर आएगी फिर ये सारी, क्योंकि ऊपर ब्रॉडर में तो पड़ी है, इस साल की भी करनी चाहिए। मैं तो आई कैप की उस एंट्री के भी खिलाफ हूँ, जब वो डेप्शन फॉर द ईयर करता है तो वो सारी इकट्ठी एंट्री पास करते थे साल के एंड पे, और मैं कहता हूँ डिस्पोजल से पहले डिस्पोजल की एंट्री हो जानी चाहिए ताकि रिवर्स हो जाए। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे, estimated useful life and residual value of the machine were reviewed in 2020 due to technological changes, revised residual value and remaining life determined as 75,000 और 5 years। कहता है हमने रिव्यू किया तो पता चला कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू अब नई 75,000 है और लाइफ 5 साल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? चेंज इन एस्टिमेशन। अब चेंज इन एस्टिमेशन पे चले जाते हैं, क्या करते हैं? बुक वैल्यू फाइंड करके चेंज अप्लाई कर देते हैं। डेप्रिसिएशन चेंज के बाद कहते हैं द मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 17, 12 लाख विद एन ओरिजिनल रेजिडुअल वैल्यू 60,000। और हमने किस टाइम पर शुरू करना है? साल के शुरू तक। कब तक बुक वैल्यू? पिछले साल के एंड। बुक वैल्यू कब तक फाइंड करनी होती है? एंड ऑफ द लास्ट ईयर या स्टार्ट ऑफ द करंट ईयर। एक ही बात है। बताओ उसका मेथड कौन सा? तीसरा है, स्ट्रेट लाइन है, और फिर तो काम ही आसान है। आई कैप ने तो बड़ा आसान सवाल दिया था ये। 12 लाख है माइनस 60,000 है, लाइफ है या रेट है? कितना रेट है? 10%, मतलब 10 साल लाइफ। कितना टाइम गुजर गया है? जुलाई 17, तो 17 के 6 महीने, 18, 19, 2 साल, 2.5 साल, 2. हाँ जी, 12 लाख माइनस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2.5, कितना? बारह लाख माइनस 60,000, 285। बुक वैल्यू के लिए क्या करते होते हैं? कॉस्ट माइनस, तो 12 लाख में से 285 माइनस कर दें, 95,000। अब ये आ गया आपके पास बुक वैल्यू, और आपने समझ लेना है इसको कॉस्ट। नई रेजिडुअल वैल्यू माइनस 75,000 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। नई लाइफ 168,000। खत्म हो गया सवाल, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर।
एसेट का नाम क्या है? मशीन। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit 160, खत्म होगी ये बात। आगे चलते हैं। नंबर 4, in view of significant changes in the expected pattern of economic benefit, it has been decided 2020 change depreciation method for equipment from reducing balance method to the equipment was purchased on 1st January 2017 at a cost of rupees 780, लाइफ 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू 78,000। पहले कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हमने 1 जनवरी 2017 से लेकर कब तक की बुक वैल्यू चाहिए? दिसंबर 19 या 11/20 बुक वैल्यू फाइंड करके उसके ऊपर स्टेटमेंट लगा दें। चेंज इन एस्टिमेशन में सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती है। कितनी कॉस्ट है जी? बुक वैल्यू 7,80,000। कितना टाइम बनता है? 1 जनवरी 2017, 17, 18, तीनों पूरे साल। 1 माइनस 0.8 कितना है? 25 पावर आ जाएगा 329,063 329,063 बुक वैल्यू आ गई। ये कॉस्ट है। और नई रेजिडुअल वैल्यू माइनस कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू 78,000 डिवाइडेड बाय, जब खरीदा था लाइफ 8 साल है, जब चेंज आया तो 3 साल गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड। अगर यही रिमेनिंग होती तो इसी पे डिवाइड कर देते, लेकिन ये तो तब थी जब खरीदा था। अब रिमेनिंग लाइफ क्या है? 502,123। फिर 1000 में लिखेंगे तो 50.213 आ जाएगा। तो एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation कितनी अमाउंट से? 50.213 50. चेंज इन एस्टिमेशन में और कुछ भी नहीं करते सिवाय डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज। लास्ट, अच्छा इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती की, हो सकता है आप में से भी किसी ने की। 1 April 2020 a truck having cost and book value 8 million and 6 million respectively, किस दिन की बात हो रही है? was exchanged for another truck. The remaining useful life and fair value of the new truck were estimated 6 years and 9 million। कहता है जो ट्रक है ना नया, उसकी 6 साल लाइफ है और 9 लाख उसकी फेयर वैल्यू है। The transaction lack commercial substance. The commercial substance book value of सबसे पहले पिछले 3 महीनों की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी जो पुराना एसेट हमारे पास था। देखिए ना 1 अप्रैल को आप अपना एसेट एक्सचेंज कर रहे हो, जो पुराना एसेट है वो कितने महीने आपके पास था? 3 महीने तो आप डेप्रिशिएट करो ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है ऊपर से। तो 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12.5%। बहुत सारे लोग एक्सचेंज की खुशी खुशी में ना उसे ऊपर वाली एंट्री भूल जाते, क्योंकि फॉर द ईयर एंट्रीज पास करनी है ना। वो कहते हैं अच्छा एक्सचेंज का सवाल है, डिस्पोजल और एक्सचेंज के केस में
अक्सर लोग डिस्पोजल और एक्सचेंज की एंट्री क्योंकि उन्हें आती होती है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भूल जाती है। कितनी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई? 2,250। तो यहां पर 2, फिर डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे, न्यू एसेट डेबिट, accumulated depreciation debit, old asset या given up, old asset कितने का था? 8 लाख। accumulated depreciation कितनी है वाला? 2000 तो पहले थी, ये तो 250 नहीं आनी है इसमें, ये वाली 250। 8 माइनस 6 तो accumulated है पहले वाली, और 250 आएगी या नहीं आएगी? तो मैं कितनी लिखूं डेप्रिसिएशन? और भाई बुक वैल्यू अप्रैल की है, बुक वैल्यू साल के शुरू की नहीं है। पिछले सवाल के अंदर साल के शुरू की थी बुक वैल्यू, इसलिए डेप्रिसिएशन ऐड की थी। ये बुक वैल्यू 1 अप्रैल की है, तो 1 अप्रैल की अगर बुक वैल्यू माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन तो सारी हो चुकी है। वो कहता है 1 अप्रैल को 6 मिलियन है, साल के शुरू की नहीं है, तो वो बुक वैल्यू किस दिन की बताई हुई है? जिस दिन बेचा, तो उसके अंदर ये 250 ऐड है। और न्यू एसेट को किस वैल्यू पे लिखना है? 6। और इसमें जो बड़ी गलती थी वो आखिरी 9 महीनों की डेप्रिसिएशन का ना चार्ज करना। 12 महीने टोटल है, पुराना गया 3 महीने हमारे पास था, उसकी 3 महीने, जो नया आया उसकी 9 मंथ की डेप्रिसिएशन भी तो देनी है। नए एसेट को आपने किस वैल्यू पे मेजर किया है? 6000 में। उसकी लाइफ कितनी है बताई हुई है कि रिमेनिंग लाइफ उसको कितने पे चलेगी? मल्टीप्लाइड में 7 लाख कितना? 7 लाख 750। एक सेकंड, ओके हो गया? सर सारा सवाल होगा सही है, अब समझ नहीं आ रही कैसे किया। चलिए, इसलिए तो मैंने समझाया कि कैसे किया था आपने। नहीं कैसे होगा? आज यही तो हिम्मत रखनी है, तूने कॉस्ट पढ़ता है ना, कॉस्ट वाले का यही मसला होता है, वो सवाल कर देते हैं, उसे पता नहीं चलता कैसे किया। मुझे खुद को आज तक नहीं पता कि अल्लाह ने जो दिया किया है। कॉस्ट का पेपर हो गया, बीएफडी के पेपर हो गया, आगे एक पेपर आता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करके आया था, बस ये है कि कर गया था। और उसमें ऐसा ही होता है, बीएफडी और कॉस्ट इस तरह से जो पेपर होते हैं ना, जिसके अंदर कोई स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते कि आपने फॉर्मेटिंग रखनी है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, उसमें तो फिर आप आजाद हो, बस करके आ जाओ विद इन टाइम। अच्छा, दूसरा सवाल असाइनमेंट का या कहीं और से था? क्या सर का नंबर बताएं? कौन से? इसकी टेस्ट के? अभी 4 बजे आपने चले जाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि ना रिकॉर्डिंग कोई जुगाड़ शुगाड़ लगाएं।
अच्छा एमसीक्यूज के लिए ना मुझे, क्योंकि मैंने तो ये असाइनमेंट से क्वेश्चन करवा दिया था टेस्ट, चलो ये ना मुझे शेयर कर देना, तो कल इसको कर लेंगे टेस्ट, और ये जो क्वेश्चन है ना वो कल कर लेंगे।